If we lost the dollar as the world currency, I think that would be the equivalent of losing a war. That would make us a third world country, and we can't. Bloc's membership doubled as its founding members Brazil, Russia, India, China and South Africa were joined by Egypt, Iran, the United Arab Emirates and Ethiopia. अब तक तो आपने डी-डॉलराइजेशन और ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में सुन ही लिया होगा कि कैसे वो लोग एक नया मॉनेटरी सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पहलू पर बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार ये फियाट मनी होती क्या है और ये काम कैसे करती है। ये सब शुरू होता है 1970 में, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ब्रेटन वुड एग्रीमेंट को ख़त्म कर देते हैं और अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड से फियाट मॉनेटरी सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अब यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार फियाट मनी क्या होती है। दरअसल फियाट करेंसी वो करेंसी है जो किसी भौतिक वस्तु जैसे सोना या चांदी आधारित ना होकर सरकार के भरोसे पे कायम होती है और इसकी कीमत उतनी ही होती है जितनी सरकार तय करती है। उदाहरण के तौर पर मसलन 100 रुपये के नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता। अब तक तो आप फियाट करेंसीज के बारे में समझ ही गए होंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले हमें एक और टॉपिक पे बात करनी जरूरी है जिसे पेट्रो डॉलर के नाम से जाना जाता है। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति 1971 में अरब देशों के साथ एक संधि करते हैं जिसके तहत अमेरिका अरब देशों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करेगा। बदले में अरब देश अपना क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। यहाँ से अमेरिकी डॉलर मजबूत होता चला जाता है और धीरे धीरे वैश्विक मुद्रा का रूप ले लेता है। क्योंकि अब सभी देश फियाट मॉनेटरी सिस्टम के तहत काम कर रहे थे, तो अब आर्थिक मंदी या महामारी के वक्त ज़रूरत अनुसार पैसा छाप सकते थे। क्योंकि अब डॉलर एक वैश्विक करेंसी थी, तो सभी देशों को अपने वैश्विक मुद्रा भंडारण, इंटरनेशनल लोन पेमेंट और ट्रेड बिजनेस के लिए डॉलर की ज़रूरत होने लगी। लेकिन असली खतरा तब पैदा होता है जब अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों में आर्थिक मंदी हो, तो मार्केट में डॉलर की उपलब्धता कम होने लगती है, तो उन देशों को अपनी करेंसी प्रिंट करके बढ़े हुए एक्सचेंज रेट में डॉलर खरीदना पड़ता है। और जैसे जैसे ये बार बार रिपीट होता है, जैसा कि 2008-2020 के इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान हुआ, तो अधिक मात्रा में करेंसी प्रिंटिंग की वजह से वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम पर दबाव बढ़ता चला जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर ऐसा होता तो हम लोगों को सरकार को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सरकार अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट करके ही काम कर लेती। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहूँगा। अमेरिकी सरकार खुद को फाइनेंस करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करती है और उन ट्रेजरी बॉन्ड्स को फेडरल रिजर्व बैंक परचेज करता है, वो भी उस डॉलर की मदद से जिसे अमेरिकी सरकार खुद प्रिंट करती है। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि असल में ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया गया है उन सरकारों के द्वारा, जिससे लोगों को ये एहसास होता रहे कि सरकार सिर्फ उनके टैक्स के पैसे से ही चलती है, जबकि ऐसा है नहीं। आइए अब हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो अब इस सब का परिणाम ये होता है कि अमेरिका का टोटल कर्ज 35.77 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जबकि उसकी इकॉनमी मात्र 28 ट्रिलियन डॉलर की है और जो हर गुजरते 100 दिन के साथ 1 ट्रिलियन की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर विकसित देशों का डेब्ट टू जीडीपी रेशो लगातार ऊपर जाता जा रहा है। अब हम एक ऐसे समय पर आ गए हैं जहां इस मॉनेटरी सिस्टम के कोलैप्स होने का खतरा बढ़ गया है। ज़्यादातर देशों के सेंट्रल बैंक अब गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं ताकि आने वाले बैंकिंग क्राइसिस से बच सकें। वहीं दूसरी तरफ अब ज़्यादातर देश एक ऐसे दूसरे मॉनेटरी सिस्टम का रुख कर रहे हैं जो कि ब्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम सब इस आने वाले क्राइसिस से कैसे बच पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देशों में वैश्विक मुद्रा भंडारण डॉलर के रूप में है। तो अगर एक डॉलर क्राइसिस पूरे दुनिया के सामने आता है
तो ये किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं होगा। अंत में मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि फियाट करेंसी किसी भी भौतिक वस्तु के द्वारा समर्थित नहीं होती है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। असल में सोना और चांदी ही असली मनी है। इसके अलावा आप सबसे किया गया वादा एक ऐसा वादा है जो बना ही टूटने के लिए है।